हेलो फ्रेंड्स। तो हम जैसे कि ट्रेड यूनियन पे थे, हमने ट्रेड यूनियन के 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए थे। अब हम 3rd लेक्चर पे आ रहे हैं जिसके अंदर हम ट्रेड यूनियन पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो इसमें हमने एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। ट्रेड यूनियन में हमने डेफिनेशन और मीनिंग कंप्लीट कर ली थी, उसके फीचर्स, रीजंस वाई वर्कर जॉइन ट्रेड यूनियन, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके फंक्शंस, क्रिटिसिज्म, उसकी पूरी हिस्ट्री देख ली थी। एक चीज़ ना, मुझे जब हम इवॉल्विंग रोल ऑफ ट्रेड यूनियन पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि ट्रेड यूनियन की इम्पोर्टेंस बढ़ रही है। ऐसा नहीं है कि ट्रेड यूनियन की जो इम्पोर्टेंस है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई, रादर ट्रेड यूनियन अभी भी ज़रूरी है। अब ये बिल्कुल रीसेंट एग्जाम्पल है जहाँ पे आंध्र प्रदेश का जो इकोनॉमिक जोन होता है, SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वहाँ पे क्या हुआ कि 2 एक्सीडेंट्स हुए बड़े बड़े। जैसे एक तो फार्मा कंपनी में हुए और जिसमें 17 वर्कर्स हैव डाइड एंड ऑन द सेम डे 10 वर्कर्स सफर्ड इंजरीज इन अ फायर एक्सीडेंट इन अ केमिकल फैक्ट्री। एक फार्मा कंपनी में, एक केमिकल फैक्ट्री में 2 एक्सीडेंट हुए सेम डे पे, सेम लोकेशन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन द आंध्र प्रदेश। और इनफैक्ट इस लोकेशन पे पहले भी 1 साल पहले भी हमें एक्सीडेंट देखने को मिले हैं और इसका सोर्स द हिंदू है। ठीक है, तो ये हमें क्या बताता है कि यार अभी भी ना कहीं सेफ्टी ऑफ वर्कर्स कॉम्प्रोमाइज हो रही है। इसका मतलब ट्रेड यूनियन की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। हमने फंक्शन में भी देखा था कि ट्रेड यूनियन का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है सेफ्टी इंश्योर करना। तो क्या यार ट्रेड यूनियन की इंपॉर्टेंस बढ़ नहीं रही? बढ़ रही है। और वहाँ की अब ट्रेड यूनियंस भी वहाँ की एक्टिव है, इस चीज़ का मुद्दा वो उठा रही है, प्रोटेस्ट कर रही है, वर्कर्स भी स्ट्राइक पे जा रहे हैं धीरे धीरे। तो हमें इससे पता चलता है कि ट्रेड यूनियन का रोल इवॉल्विंग है और अभी भी सिग्निफिकेंट है। तो ये आप अपने आंसर में कोट कर सकते हो। ठीक है, फिर हमने रिकॉग्नाइजेशन पूरा पढ़ लिया था, प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग, मेजर्स, आउटसाइड लीडरशिप हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था। अब आज हम पढ़ेंगे मल्टीपल यूनियनिज्म से। ठीक है, अब मल्टीपल यूनियनिज्म ये वर्ड से ही समझ में आ रहा है, यानी कि एक से ज्यादा यूनियन जब एक ही ऑर्गेनाइजेशन में हो तो क्या बोलते हैं? मल्टीपल यूनियनिज्म। अब when 2 or more union in a same plant try to assert rival claims over each other, it is called a multiple unionism. अब इसका हम एग्जाम्पल क्या लें? इसका अब एग्जाम्पल लेंगे हमारा इंडिया में डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में। ठीक है, इंडिया में डेमोक्रेसी है, यहाँ पे मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज हैं और ये आपस में compete करती है। क्यों? पावर में आने के लिए। पावर में आने के लिए मतलब इक्वल टू रिकॉग्नाइज्ड बनने के लिए। तो सेम समझ में आया कि ये सारी जो पार्टीज हैं, ये सारी जो ट्रेड यूनियन है, ये आती है आपस में compete करती है अपने अपने तरीके से, और फिर उसके बाद एक यूनियन जो इलेक्शन जीतती है उनमें से उसको क्या रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है मैनेजमेंट के थ्रू, उसके पास कुछ राइट्स आ जाते हैं, उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है। तो यही है हमारा पूरा मल्टीपल यूनियनिज्म। इसके कॉज क्यों होते हैं? अब कॉज समझने के लिए हमें पॉलिटिकल पार्टीज के कॉजेज समझने पड़ेंगे कि वो किस किस वजह से हमारे पास मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है। मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम, एक तो देयर आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, जैसे कि जैसे हमने CPI के बारे में सुना है। CPI क्या है? आइडियोलॉजिकली वो थोड़ी सोशलिस्ट है, जबकि हम BJP के एक्शन की तरफ से देखते हैं तो वो थोड़ी कैपिटलिस्ट है, थोड़ी, है ना। तो डिफरेंसेस आ गए, तो इसकी वजह से आइडियोलॉजिकल डिफरेंस की वजह से 2 अलग अलग पार्टीज बनी। ठीक है, देयर आर सेपरेट यूनियन फॉर सेपरेट प्लांट्स, देयर आर सेपरेट यूनियन फॉर सेपरेट ऑक्यूपेशन। अब क्लर्क्स के लिए अलग बनेगी, टेक्नीशियंस के लिए अलग बनेगी, ठीक है, स्पेशलिस्ट के लिए अलग बनेगी। तो अलग अलग क्यों अलग अलग बन रही है? ये अलग अलग इसलिए बन रही है क्योंकि दोनों के इंटरेस्ट, उन दोनों के जो डिमांड्स हैं वो कहीं ना कहीं डिफरेंट है। क्लर्क्स को चाहिए कि यार
हमारी पे इंक्रीज करो, जबकि टेक्निकल या स्पेशलिस्ट को चाहिए होगा कि यार हमारे लिए करियर प्लानिंग के ऑप्शन और लेके आओ, ठीक है। तो यहाँ जब डिमांड या इंटरेस्ट वेरी कर गई या डिफरेंट हो गई, तो उसके लिए, उसको केटर करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड यूनियन भी अराइज हो गई। और क्यों, वाई देयर आर डिफरेंट ट्रेड यूनियन, देयर इज अ कॉम्पिटिशन फॉर मोर मेंबर्स। क्यों? क्योंकि मेंबरशिप फीस मिलती है, देयर आर बेनिफिट्स मिलते हैं फ्रॉम एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, इवन फ्रॉम गवर्नमेंट, ठीक है। देयर पॉलिटिकल इंटरेस्ट क्रिएट डिविजन एंड कॉन्फ्लिक्ट विद इन यूनियन। अब हमें पता है कि जब हमें पता है कि कहीं ना कहीं ट्रेड यूनियन में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हम देखा जाता है। इसका मतलब जैसे 4 ट्रेड यूनियन है, इसमें ये जो बी वाली ट्रेड यूनियन है, क्या पता है इसको कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी स्पॉन्सर कर रही हो, उसको वहां से उसको फंडिंग मिल रही हो, ठीक है। तो इसका कहीं ना कहीं इंटरेस्ट, इसकी डिमांड कहीं ना कहीं डिफरेंट हो जाएगी। तो ऐसे करके हमारे पास अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी और अलग अलग ट्रेड यूनियन दिखती है। लीडरशिप स्ट्रेटेजिक कॉन्फ्लिक्ट ओवर द इश्यूज ऑफ अप्रोच, कंपैटिबिलिटी, गोल अप्रोच, ये सारी चीजों की वजह से भी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी अराइज होती है। हम देख लेते हैं मेरिट्स क्या क्या है। सेम हमारे पास अगर मल्टी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है, तो हमारे पास मेरिट क्या रहेगा? सबसे बड़ा ये है कि भाई किसी की मोनोपोली नहीं होगी, एक डेमोक्रेसी ट्रू सेंस में स्टैब्लिश होगी, ठीक है। और हमारे पास कंपटीशन आएगा फॉर बेटर रिप्रेजेंटेशन, वो आपस में compete करेगी, तो हमें जो सबसे अच्छा होगा हम वो चूज करते हैं, ठीक है। इट केटर्स टू डाइवर्सिफाई वर्कर्स इंटरेस्ट, हमने क्यों पढ़ा था, इसमें ऑक्यूपेशन अलग अलग है, दोनों के अलग अलग डिमांड्स है, देयर आर सेपरेट यूनियन फॉर सेपरेट प्लांट्स। वैसे ही इनहेंसेस अकाउंटेबिलिटी, ये हम किससे देख सकते हैं? हम अपोजिशन से देख सकते हैं। अपोजिशन कीप्स चेक ऑन द रूलिंग गवर्नमेंट। सेम जो कि अलग दूसरी ट्रेड यूनियन होती है जो कि रिकॉग्नाइज नहीं होती, वो इनके ऊपर प्रेशर डालती है, उनकी ट्रांसपेरेंसी के लिए प्रेशर डालती है कि आप हमें दिखाओ, कच्चा चिट्टा दिखाओ कि आपने कहाँ कहाँ क्या क्या पैसा खर्च किया, अभी तक क्या क्या डिमांड्स पूरी की गई। इट प्रोवाइड्स मोर ऑप्शन फॉर वर्कर्स। लेकिन इसके साथ साथ डीमेरिट्स के बहुत ज्यादा है। जैसे एम्प्लॉयज के लिए क्या होगा? एक तो उनकी हार्मनी हैम्पर्ड होगी और वीक कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर। अब जब एक ही ट्रेड यूनियन है तो वो ज्यादा लोगों को रिप्रेजेंट कर रही है, उनकी एक ही डिमांड है, तो वो क्या करती है कि मैनेजमेंट के साथ ना थोड़ी पावरफुल होती है। एक तो उनके पास मेंबर ज्यादा है, एक उनके पास फंड की कोई अब जबकि अगर बहुत सारी ट्रेड यूनियन होंगी, अगर 3-4 ट्रेड यूनियन है तो उनकी डिफरेंट डिमांड्स होगी, तो वो क्या बार्गेन कर पाएंगे मैनेजमेंट से? नहीं, वो वीक हो जाएगी कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर, ठीक है। अब हार्मनी हैम्पर्ड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वर्कर्स डिवाइड हो जाएंगे, फिर क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग वर्कर्स। अब हम देखते हैं कि जब पॉलिटिकल पार्टीज की रैलियां चलती है तब ऑफन हम देखते हैं कि उनके जो सपोर्टर्स होते हैं उनमें कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है। सेम वैसे ही वर्कर्स में भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और ये कॉन्फ्लिक्ट ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। इट डिवाइड्स वर्कर सॉलिडारिटी। एम्प्लॉयर के लिए क्या खतरा है या क्या बेकार चीज है? प्रोडक्टिविटी सबसे इंपॉर्टेंट। लोग अपना टाइम वेस्ट करते हैं फालतू की पॉलिटिकल एक्टिविटीज, उनका ध्यान वहां ज्यादा होता है। It create faction, fragmentation, division in the organization. Why? Because harmony hampered, conflict create हो जाता है, worker solidarity divide हो जाती है. That is why it creates faction in the organization. Often it lead to illegal strikes. अब 2 ट्रेड यूनियन है आपस में compete कर रही है, अगर इस वाली ट्रेड यूनियन ने स्ट्राइक्स कर दी, ये स्ट्राइक्स के लिए ऐसे होता है कि फटाफट हम कर दे पहले स्ट्राइक। क्यों? क्योंकि इनसे है ना, इनको एक तो पॉपुलैरिटी मिल जाती है, अटेंशन सीख कर लेते हैं, तो और फटाफट मेंबर्स पाने के लिए इजी तरीका है कि फटाफट हमें कलेक्टिव बार्गेनिंग में टाइम नहीं वेस्ट करना है, क्विक मेथड है, तो वो स्ट्राइक्स ज़्यादा होती है। तो ये एम्प्लॉयर इवन सोसाइटी के लिए भी यही खतरा है। अब लिमिटेशंस क्या फेस करती है ट्रेड यूनियन बाय मल्टीपल ट्रेड यूनियन? अब हमें पता है
मेंबरशिप डिवाइड हो जाती है, फंडिंग डिवाइड हो जाती है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, अभी हमने एग्जाम्पल देखा था ABCD में से बी वाले के ऊपर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था। रिप्रेजेंटेशन में फर्क पड़ जाता है। लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ रिक्वायरिंग रिकॉग्नाइजेशन। अब ना हमारे इंडिया में रिकॉग्नाइजेशन हमने पढ़ा था, डीमेरिट क्या है कि कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी नहीं होने की वजह से इतनी सारी ट्रेड यूनियन आ जाती है, प्लस इनके कोई मेथड नहीं होता उनको एडमिनिस्टर करने का, तो इसकी वजह से ना हमेशा एक कन्फ्यूजन ही रहती है इनके खुद के काम करने में भी, इनके राइट्स में भी, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में भी। सस्टेनेबिलिटी ऑफ ट्रेड यूनियन, क्यों? मेंबरशिप, फंडिंग, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस लीड टू मैनिपुलेशन बाय द एम्प्लॉयर। अब इतनी सारी है ट्रेड यूनियन, तो एक तो ये खुद वीक हो गई ऑलरेडी, प्लस इनको कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है। देखो तुम्हारे पास तो इतने से ही वर्कर्स हैं, या फिर कि तुम हमारे साइड आ जाओ, तुम हमारी डिमांड ज़्यादा उसके लिए लड़ो। इंक्रीज एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्सिटी, वी नो वाई, ड्यू टू implementation, lack of implementation of law requiring recognition, creates unfair rivalry। उसके लिए अब हमें जो पैसा हम वर्कर्स के इंटरेस्ट के लिए खर्च करना चाहिए था, अब हम क्यों खर्च कर रहे हैं? अपने कॉम्पिटिटर को कमजोर करने के लिए। डिफिकल्ट टू बिल्ड कंसेंसस, तो नेगोशिएशन एंड इम्प्लीमेंटेशन पीछे छूट जाता है, जो कि इनका मेन फंक्शन है। अब इसको हटाए कैसे? सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज जो कि इनके नेगेटिव आउटकम को हटा सकती है वो है यूनियन रिकॉग्नाइजेशन। अगर इंडिया में आज मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ ढंग से रह पा रही है, वो क्यों रह पा रही है? क्योंकि इलेक्शंस होते हैं ट्रांसपेरेंट मैनर में, फिर उसके बाद एक पॉलिटिकल पार्टी जीतती है जो कि सेंटर में आती है, और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट करती है एज अ अपोजिशन। ठीक है, तो दे हैव सोल कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर और बिल्ड द इंटरनल लीडरशिप, क्योंकि आउटसाइड लीडरशिप में भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है। प्रोफेशनलाइज यूनियन लीडरशिप, स्ट्रेंथनिंग द लीगल फ्रेमवर्क, फॉलो देम, इम्प्लीमेंट देम, जो भी हमारे लॉज हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से इससे हम कहीं ना कहीं मल्टीपल यूनियनिज्म के जो नेगेटिव्स हैं हम उसको पॉजिटिव्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। PYQ देख लेते हैं इससे रिलेटेड। द मेन कंसर्न ऑफ ट्रेड यूनियन इज दैट सच यूनियनिज्म विल लीड टू फ्रेगमेंटेशन एंड वीकनिंग ऑफ द ट्रेड यूनियन मूवमेंट। तो ये किसकी बात कर रहा है? मेन कंसर्न, कौन से कंसर्न की बात कर रहा है? ये स्पेसिफिक क्वेश्चन है। पता है कौन से? ये मल्टीपल यूनियनिज्म की बात कर रहा है। ये एक ही डीमेरिट की बात कर रहा है इसकी, तो हमें यही बताना है कि कंसर्न यानी इससे रिलेटेड उसके डीमेरिट्स क्या होंगे, यानी हमें बताना है कि नेगेटिव्स ऑफ ऑन एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर एंड ट्रेड यूनियन इटसेल्फ। अब इन द लाइट ऑफ द स्टेटमेंट डिस्कस द चैलेंजेस फेस बाय द डिफरेंट। तो इसमें हम दोनों को बता देंगे थोड़े थोड़े पॉइंट्स, और ये हमें डेडिकेटेड क्वेश्चन पूछ ही लिया। 19 में आया है ट्रेड यूनियन राइवलरी, अगेन 5 में भी मल्टी यूनियनिज्म। तो इस एक सिंपल एक टॉपिक से देख लो 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं रिफॉर्मिस्ट यूनियन। रिफॉर्मिस्ट यूनियन ये नाम से ही बता रहा है कि रिफॉर्म्स लाने हैं, रिफॉर्म्स, पॉजिटिव रिफॉर्म्स लाने हैं, और कैसे लाने हैं? ग्रेजुअल मैनर में लाने हैं। ऐसे नहीं है कि आज एक ऑर्गेनाइजेशन है, अगर हम उसमें चेंज लाना चाहते हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंज, तो या तो हम ऐसे करें कि हम ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाएं जिसमें धीरे धीरे सभी लोगों को भेजें ट्रेनिंग के लिए, उन्हें अपग्रेड करें, उन्हें अपडेट करें। या फिर एक ऐसा हो सकता है कि बस एक स्टेटमेंट निकाल दे कि जिसको टेक्नोलॉजी आती है वो रहे, जिसको नहीं आती है, जिसको नहीं सीखना वो ऑर्गेनाइजेशन में अभी के अभी रिजाइन दे के चले जाएं। तो रिफॉर्म तो लाना है, लेकिन कैसे लाना है वो डिफर करता है। तो रिफॉर्मिस्ट यूनियन क्या यूनियन होती है? दे एम टू ब्रिंग द ग्रेजुअल चेंजेस। तो रिफॉर्मिस्ट ट्रेड यूनियन इज अ टाइप ऑफ ट्रेड यूनियन दैट सीक्स टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ इट्स मेंबर थ्रू ग्रेजुअल नेगोशिएटेड चेंजेस। नेगोशिएटेड का मतलब कंसेंटफुली विद द एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फ्रेमवर्क rather than through radical और revolutionary means। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगे? सिंपल, जो भी चेंजेस लेके आओ वो नेगोशिएशन के थ्रू और डायलॉग के थ्रू लेके आओ। लीगल और पीसफुल मेथड होनी चाहिए।
इंक्रीमेंटल चेंज होने चाहिए, यानी कि इमीडिएट नहीं होने चाहिए, रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए. इट एम्स फॉर ग्रेजुअल इंक्रीमेंटल चेंज. और पता है ये किसकी आइडियोलॉजी है, किसकी थ्योरी है? ये जापान फॉलो करता है. जापान बोलता है कि हम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ेंगे, जबकि यूएस बोलता है हम एक साथ आगे बढ़ेंगे. मतलब दे बिलीव इन रेडिकल और इमीडिएट ट्रांसफॉर्मेशन. फोकस ऑन वर्कर्स राइट एंड वेलफेयर. उनको आप एम्पावर करो, उनकी आप और डिमांड्स फुलफिल करो, ताकि ट्रेड यूनियन को ऐसे स्ट्राइक्स जैसे चीज़ें करनी ही ना पड़े या फिर मैनेजमेंट को निकालना ही नहीं पड़े. तो द प्राइमरी गोल इज टू प्रोटेक्ट एंड एनहांस द राइट्स एंड वेलफेयर ऑफ द वर्कर, फोकसिंग ऑन इश्यूज लाइक फेयर वेजेस, सेफ वर्किंग कंडीशन, जॉब सिक्योरिटी, सोशल बेनिफिट, ताकि ट्रेड यूनियन को ना एक्सट्रीम स्टेप्स लेने ही ना पड़े. कोलैबोरेशन विद अदर स्टेक होल्डर्स, गवर्नमेंट एजेंसीज, इन सबके साथ कंसेंट के लिए कोलैबोरेट करना. ठीक है, तो रिफॉर्मिस्ट यूनियन ये पढ़ लेना, ये आ सकता है. फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, इसका क्या मतलब है? हम ना प्री इंडिपेंडेंस में कांग्रेस के बारे में पढ़ते हैं. आज जो कांग्रेस नहीं, वो नहीं, जो प्री इंडिपेंडेंस से पहले जो कांग्रेस थी वो एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करती थी. क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज आती थी जो कि जिनके अलग अलग इंटरेस्ट थे, जिनके अलग अलग गोल थे, जिनकी अलग अलग आइडियोलॉजीज थी. इवन द कम्युनिस्ट थे, उनके मेंबर्स भी कांग्रेस के अंदर थे. जो लोग सोशलिस्ट थे वो भी कांग्रेस के अंदर आते थे. जो लोग कैपिटलिस्ट थे वो भी कांग्रेस के अंदर आते थे. तो कांग्रेस सिर्फ एक इंडिविजुअल पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, वो एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन थी. तो सेम हम बात करते हैं ट्रेड यूनियन के बारे में कि एक ऐसी ट्रेड यूनियन जो कि नेशनल लेवल पे काम करे, जो एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करे. ठीक है, तो ऐसी ट्रेड यूनियन कौन सी है? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस और C2 मतलब सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन. दो तीन और भी होगी, हम एग्जाम्पल 2 का ही लेते हैं. ठीक है, तो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करता है फॉर मल्टीपल यूनियन. तो इनका काम क्या होगा? इनका काम होगा कि ओवरऑल ट्रेड यूनियन को जो भी चैलेंजेस आते हैं इंडिविजुअल लेवल पे या फिर एक फैक्ट्री लेवल पे या फिर एक प्लांट, एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, उनको ये देखती है. अगर कोई प्रोटेस्ट करना चाह रहा हो तो उसको ये फैसिलिटेट करती है. अगर उनके जो इंटरेस्ट है उनको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करना हो तो वो भी ये करती है. ठीक है, तो इट कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स. इट एडवोकेट फॉर वर्कर्स एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल. इट फैसिलिटेट इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड कोलैबोरेशन. एंगेज इन पॉलिसी एडवोकेसी, पॉलिसी इन्फ्लुएंस भी करती है. प्रोवाइड लीगल या टेक्निकल सपोर्ट टू इट्स मेंबर यूनियन. उनकी ट्रेनिंग का भी ध्यान रखती है. हमने पढ़ा था कि मेंबर्स का ट्रेन होना बहुत इंपॉर्टेंट है टू मैनेज द ट्रेड यूनियन इफेक्टिवली. तो ये काम फेडरेशन करती है. ठीक है, ऑर्गेनाइज नेशनल लेवल स्ट्राइक्स एंड प्रोटेस्ट, रिप्रेजेंट वर्कर्स इन ग्लोबल फोरम्स. इंटरनेशनल लेवल वाला पॉइंट आ गया. इट प्रमोट सॉलिडारिटी अमंग यूनियन, दस यूनिटी अमंग यूनियन को इंक्रीज करती है. एक्ट एज अ प्रेशर ग्रुप फॉर पॉलिसी इन्फ्लुएंस. सेट्स स्टैंडर्ड्स फॉर क्वालिटी. 1990 में फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन पूछा था, तो एज इट इज आपको यही पॉइंट्स लिखना है. ठीक है, माफिया यूनियन क्या होता है? माफिया यूनियन हमें नाम से पता चल रहा है कहीं ना कहीं यहाँ पे क्राइम या क्रिमिनल ग्रुप इन्वॉल्व है. ठीक है, इसका एग्जाम्पल लेके समझते हैं हम. 70s और 80s में मुंबई डॉक वर्कर की एक यूनियन थी. उसमें भी पाया गया कि जो इसमें लीडर्स हैं वो इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं माफिया ग्रुप से. माफिया ग्रुप जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप्स थे वो उनसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं या उनके थ्रू फंड किए जा रहे हैं. एंड दे वर यूजिंग ट्रेड यूनियन फॉर देयर स्मगलिंग, एक्सटॉर्शन एक्टिविटीज. जबकि ट्रेड यूनियन का काम क्या होता है? दे आर वर्कर सेंटर्ड. लेकिन इसमें ट्रेड यूनियन का क्या काम है? दे आर माफिया सेंटर्ड. तो क्या है यहाँ पे ये चीज सही है? नहीं, गलत है. ठीक है, तो ये हम एग्जाम्पल, इस पे नेटफ्लिक्स पे एक मूवी भी है
अभी आइए देख लेना। फिर इन्फिल्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ ट्रेड यूनियन बाय ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप और माफिया ऑर्गेनाइजेशन इज माफिया यूनियन। और ये एक्चुअल में इसका एग्जाम्पल भी मैंने दे दिया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ट्रेड यूनियन इज इन्वॉल्व इन इलीगल एक्टिविटीज, दे एक्सर्ट कोअर्सिव पावर ओवर वर्कर्स, तो वर्कर्स को तो बिल्कुल एक्सक्लूड ही कर देती है और इवन उनका नुकसान और हो जाता है। मैनेजमेंट, सोसाइटी, इनका जो आउटलुक होता है वो ट्रेड यूनियन की तरफ नेगेटिव हो जाता है। engage in corruption and extortion, manipulates election and union leadership, of course अंधा पैसा या फिर 2 नंबर का पैसा जिसे बोलते हैं वो इन्फिल्ट्रेट होता है ट्रेड यूनियन के थ्रू। फोकस ऑन फाइनेंशियल गेन रेदर देन दी वर्कर्स वेलफेयर, कल्यूजन विद द एम्प्लॉयर्स, मतलब कलेक्टिव बार्गेनिंग तो भूल ही जाओ, इनफैक्ट मैनेजमेंट को भी दबाया जाता है। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। अब अपोजिशन, ये था इंटिमिडेशन ऑफ अपोनेंट्स को भी धमकाया जाता है या फिर उनकी कोर्सिव पावर उनके अगेंस्ट यूज करी जाती है उनको चुप रखने के लिए, तो अकाउंटेबिलिटी भी खत्म हो गई। अंडरमाइन जेन्युइन वर्कर्स रिप्रेजेंटेशन एंड थ्रेट टू यूनियन डेमोक्रेसी। तो इन यूनियन की वजह से ना जो यूनियन की जो इमेज है वो बहुत नेगेटिव चली जाती है। माफिया यूनियन पे एक BYQ भी आया था। अब नेक्स्ट टॉपिक, ये टॉपिक ना 10 मार्क्स में आते हैं शॉर्ट नोट्स में, तो बस इसका ना आपको पता होना चाहिए क्या क्या पॉइंट्स लिखना है, लेकिन ये आ जाए तो कंपलसरी क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं, तो इसको ध्यान रखना, इनको छोड़ के नहीं जाना है अपने को क्योंकि बहुत ईजी है। अब है डिसोल्यूशन ऑफ ट्रेड यूनियन, यानी कि डिसॉल्व करना ट्रेड यूनियन को। कैसे करेंगे, वॉलेंट्री भी हो सकता है, वॉलेंट्री डिसोल्यूशन बाय मेंबर्स। कैसे, गवर्निंग बॉडी है यूनियन की, अगर वो डिसीजन ले कि ट्रेड यूनियन को अब फिनिश करते हैं, क्यों, क्योंकि एक्टिविटीज उनकी कम हो गई या फिर वो किसी और से मर्ज हो गए या फाइनेंशियली वो इनस्टेबल हो गए, लॉस ऑफ देयर मेंबर्स, इनएबिलिटी टू मीट ऑब्जेक्टिव्स। सो दीज आर सम ऑफ द रीजंस कि जब यूनियन वॉलेंट्री बोलती है कि अब हम ट्रेड यूनियन नहीं रहे, अब दूसरे ट्रेड यूनियन ही जिसको खड़ा होना है वो खड़े हो जाओ। और लीगली भी उनकी तरफ वो आ सकते हैं, जैसे कि कोई माफिया यूनियन है तो उसके अगेंस्ट तो कोर्ट ऑर्डर भी निकाल सकती है कि ये तो काम गलत हो रहा है, तो इसलिए भी डिसॉल्व हो जाती है। फेलियर टू कंप्लाई विद द लीगल रिक्वायरमेंट्स, एक्सटर्नल प्रेशर और सप्रेशन, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जब हद से ज़्यादा बढ़ जाए तब, और ट्रांसफॉर्मेशन इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। 18 में पूछा है डिसोल्यूशन ऑफ ट्रेड यूनियन, ठीक है। तो ऐसे 10 मार्क्स में कुछ भी क्वेश्चन दे दे तो हमें तो हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना ही पड़ेगा। अब हमने देखा कि यार ट्रेड यूनियन के क्रिटिसिज्म हमने देखे, क्रिटिसिज्म मतलब व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दे आर क्रिएटिंग, तो उसकी वजह से मैनेजमेंट का ना नेगेटिव आउटलुक हो जाता है। तो मैनेजमेंट ट्राई करती है कि हम ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज को जितना मिनिमम रखें उतना हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रखेंगे। दो फॉर गुड IR हमने पढ़ा था कि स्टेबल और स्ट्रॉन्ग यूनियन होना इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो यूनियन भी तो एक लीगली कंप्लायंट होनी चाहिए, वो भी तो उसकी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए। पर अगर ट्रेड यूनियन रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है या फिर उसके क्रिटिसिज्म जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में हद से ज़्यादा ही बढ़ जाए, तब क्या करती है कि मैनेजमेंट कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करती है ताकि जो यूनियन है वो वीक हो जाए। कुछ लीगल होती है, कुछ अनफेयर होती है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं। अब लीगल हमने पढ़ी हुई है, कि व्हाट आर द चैलेंजेस दे फेस, जैसे कि ऑटोमेशन, रिक्रूटमेंट इससे कम हो जाएगा, तो ट्रेड यूनियन बनती तो मेंबर से ही है, अब मेंबर ही कम हो गए तो ट्रेड यूनियन भी कहीं ना कहीं उसकी सिग्निफिकेंस कम हो जाएगी या उसकी पावर कम हो जाएगी। हम आउटसोर्सिंग कर दिए तो कैजुअल वर्कफोर्स की तो कोई ट्रेड यूनियन होती नहीं है। हम ऑलरेडी सब कुछ लीगली कंप्लायंट करके चल रहे हैं, तो फिर वर्कर्स के पास मुद्दा ही नहीं बचता कि नहीं तुम ये हमको कम दे रहे हो, तुम वेजेस, जब हम वेजेस इक्वल रेन्यूमरेशन मतलब मिनिमम वेजेस एक्ट के अकॉर्डिंग दे रहे हैं तो फिर क्या डिमांड करेंगे एम्प्लॉयज, ठीक है। HRM ट्रेनिंग देना, तो इंडिविजुअल वर्कर किसकी तरफ, मैनेजमेंट की तरफ मिल जाता है और वो ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज में कम इन्वॉल्व होना चालू कर देता है। ओपन कम्युनिकेशन चैनल, जिसको भी दिक्कत है वो हमारे पास आओ,
मैनेजमेंट के पास जाए, उनसे बात करे, तो इसकी वजह से यूनियन का जो रोल है वो कम हो जाता है। कॉम्पिटिटिव पे, पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट, तो ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ ली। तो यही चीज़ होती है जिसकी वजह से मैनेजमेंट कुछ जानबूझ के ये करता है ताकि यूनियनिज्म कम हो जाए। और एक ये है ट्रांसफर ऑफ जॉब फ्रॉम बार्गेनेबल कैटेगरी टू नॉन बार्गेनेबल कैटेगरी। नॉन बार्गेनेबल कैटेगरी का मतलब पीस रेट सिस्टम, जितना काम करोगे उतने पैसे मिलेंगे। तो इसमें लड़ाई होने के चांसेस ही कम हो जाते हैं कि नहीं हमें तो 15,000 पर मंथ चाहिए। अरे नहीं मिलेगा भाई, उतना काम करो मिल जाएगा। लेकिन देयर आर अनफेयर मीन्स जो मैनेजमेंट लेती है टू वीक द यूनियन। कौन कौन से? येलो ट्रेड यूनियन। येलो ट्रेड यूनियन का मतलब क्या होता है? जब ट्रेड यूनियन में जो लीडर हो वो मैनेजमेंट का बिठाया हो, या फिर यूनियन एक ऐसी ट्रेड यूनियन ही बना दे जो कि पूरी पूरी कंट्रोल हो, किसको? मैनेजमेंट से कंट्रोल होती हो। तो क्या ये यूनियन अनबायसली काम कर पाएगी वर्कर्स के लिए? नहीं। पर क्या इससे यूनियन काम करेगी मैनेजमेंट के कहने पे? हाँ। तो क्या हो गया? एंटी मैनेजमेंट, एंटी यूनियन मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी हो गई ये। डिस्क्रिमिनेट वर्कर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज। अब जो बंदा यूनियन में ज्यादा इन्वॉल्व है उसका प्रमोशन रोक दो। Co-opting with union leaders to create faction in the union. Example, bribing higher post and pay to the union leader कि इतना मिल जाएगा, आप स्ट्राइक है वो मत करो, ठीक है। तो ये भी क्या होता है? एक अनफेयर मीन होता है। आप जो एक्चुअल वर्कर्स की डिमांड तो फुलफिल कर नहीं रहे, बट रादर आप क्या कर रहे हो कि आप बस एक ऊपर से स्ट्राइक को अवॉइड कर रहे हो। रिक्रूटिंग न्यू एम्प्लॉयज ड्यूरिंग स्ट्राइक्स, कि अब लोगों ने वर्कर्स ने काम करने के लिए मना कर दिया, कोई बात नहीं हम बाहर से नए वर्कर्स ले आएंगे। तो ये कितना अनफेयर है। एयर इंडिया ने भी किया था एक बार, और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो करती है। इंडल्जिंग इन एक्ट ऑफ फोर्स और वायलेंस। 16 में PYQ आया था कि वाई डू एम्प्लॉयज ज्वाइन ट्रेड यूनियन। इसका हम आंसर फर्स्ट लेक्चर में देख चुके। Discuss the strategy which an organization can opt for dealing with the trade union with the possibility of making the trade union free. Company trade union free. इसका आंसर अभी हमने पढ़ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ट्रेड यूनियन फ्रीडम इन इंडिया। इसका क्या मतलब है? ट्रेड यूनियन फ्रीडम तो इसके दो हैं, सिर्फ ट्रेड यूनियन की फ्रीडम और वर्कर्स की फ्रीडम टुवर्ड्स ट्रेड यूनियन, ठीक है। जैसे कि ट्रेड यूनियन की क्या है? टू फॉर्म अ यूनियन, टू एफिलिएट और नॉट टू एफिलिएट विद एनी पॉलिटिकल पार्टीज। जबकि वर्कर्स की क्या है? टू ज्वाइन और नॉट टू ज्वाइन एनी यूनियन, और चॉइस ऑफ अ यूनियन, टू लीव द यूनियन और टू ज्वाइन अनदर यूनियन। तो ये वर्कर्स की चॉइस होनी चाहिए, ये यूनियन की चॉइसेस होनी चाहिए, ताकि हम बोल सके कि ट्रेड यूनियन फ्रीडम है। टू टेक पार्ट इन द यूनियन इलेक्शंस एंड इट्स लीडरशिप, टू एक्सप्रेस अ व्यू पॉइंट ऑन लेबर मैटर्स और इशू, टू टेक और नॉट टू टेक पार्ट इन द स्ट्राइक इज ऑल्सो कम्स अंडर द ट्रेड यूनियन फ्रीडम। अब कुछ ना मिसलेनियस क्वेश्चंस है, जैसे कि हमने चेक ऑफ सिस्टम के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया था, तो ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। फिर 1983 में डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेड यूनियन इन इंडिया एंड एग्जामिन इट्स इफेक्ट ऑन ट्रेड यूनियन फंक्शनिंग। अब यार ये नया क्वेश्चन है, ये हमने कभी पढ़ा नहीं है, क्या है तो छोड़ने के लिए नहीं, ऐसा नहीं है। जब हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेड यूनियन, तो हम ना किसी का भी स्ट्रक्चर ले लो, अब यूनाइटेड नेशन का स्ट्रक्चर ले लो। यूनाइटेड नेशन का तो हम सबने पढ़ रखा है। उसमें क्या होता है कि एक या फिर चलो अपने इंडिया का ले लेता है, वो इजी है, वो अपन ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। एक हमारे पास होती है पार्लियामेंट, जिसमें जैसे लोकसभा राज्यसभा होते हैं, इसके अंदर क्या बनते हैं? लॉज बनते हैं, ठीक है, सबकी रिप्रेजेंटेशन होती है। एक होती है एग्जीक्यूटिव, जिसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन की बात होती है, राइट। तो यही स्ट्रक्चर होगा ट्रेड यूनियन का, कि ट्रेड यूनियन में एक गवर्निंग बॉडी होगी जो कि डे टू डे डिसीजंस लेगी, जो कि क्या लेना है, और एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी जो कि इंश्योर करेगी कि इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, ठीक है। एंड इट्स इफेक्ट ऑन टीयू फंक्शनिंग, तो ये इजी है।
the major obstacle in the development of trade union movement in India is unhealthy impact of competitive political parties. इसमें क्या पूछा है कि ऑब्स्टिकल बताओ डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड यूनियन इंडिया इज अनहेल्दी इम्पैक्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव पॉलिटिकल पार्टी. इसमें पूछा है कि जो कंपटीशन होता है या फिर मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज होती है उसका इम्पैक्ट पूछा है, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन दी ट्रेड यूनियन, ये क्वेश्चन है. ठीक है, तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ता है ट्रेड यूनियन पे, इसकी सोसाइटी में जो इमेज है वो डिक्रीज हो जाती है. ऐसे करके आपको 3-4 पॉइंट्स आपको लिखना है. ठीक है, तो ये हमारी हो गई दी एंड. हमने ट्रेड यूनियन चैप्टर कंप्लीट कर लिया है. अब हम नेक्स्ट चैप्टर कल से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. ठीक है, तो थैंक यू. आई होप यू लाइक द सेशन.